आज अच्छी खबरें आ रही हैं हर तरफ से और पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है ओलंपिक्स में, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि एक अच्छी खबर आई है और जिस पर पूरी कौम मुत्तहिद है। पूरी कौम ने ना सिर्फ इसको वेलकम किया है बल्कि मुल्क के कोने कोने में इस पर खुशी मनाई गई है, जो कि बहुत खुशाइंद है। और हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत मनाई जा रही है और मनाई जाएगी साथ साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, बाकी दीगर हुकूमतें भी इसमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरीके से उस दिन आपने देखा कि एक हीरोज़ वेलकम दिया गया अरशद नदीम साहब को, जाने से पहले भी आज से 2 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से वो मुलाकात करके गए थे और उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था पीएम हाउस में, और कुछ उनके मसले मसाइल थे, उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई थी और उनके हल के लिए काफ़ी एफ़र्ट किया गया था। तो अब जब वो आए हैं तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पे गैर रिवायती अंदाज में वो वेलकम वाटर कैनन सलूट के थ्रू रनवे से ही शुरू हो गया। और इसमें बड़ी मेहनत है अरशद नदीम साहब की, उनके वालदैन की, उनके कोच जनाब सलमान भट्ट साहब की। तो ये तमाम लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना और 32 साल बाद कोई मेडल जीतना, ये एक खुशी का मौका है। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये खुशी दुबाला हो गई है 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के बिल्कुल करीब होने के हवाले से। आज वज़ीर आला पंजाब भी तशरीफ़ लेकर गईं और उन्होंने अरशद को घर जाके ऑनर किया मियाँ चन्नू में, और एजाज़ात जो हैं वो भी वहाँ पे दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकरेजमेंट होती है हमारे हीरोज़ की, और यही मोटिवेशन होती है कि एक कामयाबी के बाद गवर्नमेंट उनका कितना ख्याल करती है, कामयाबी से पहले कितना ख्याल करती है। तो मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती कि ये जिस तरीके से अरशद ने उस दिन कहा कि मैं वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ, और उन्होंने यूथ फेस्टिवल का जिक्र किया, तो इस मुल्क में हमेशा कोशिश रही है हमारी, जिस तरह डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का रिवाइवल था, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ज़रिया माश स्पोर्ट्स के अलावा होता नहीं है। तो जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स शुरू की गई थी और वो नौकरियों का सिलसिला शुरू किया गया था, इसलिए था कि वो एक इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकें, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट ना हों और उनका घर का ख़र्चा भी चलता रहे और वो ख़ुद कफ़ील भी हों। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम था जो पिछली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की रिवाइवल हुई। अरशद को इंशाल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम मिलेगा। अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के ज़रिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे और 5 बजे इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पे वो लैंड करेंगे। वज़रा की एक कमेटी उनको रिसीव करेगी और वहाँ पे उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा इधर रेड जोन में, वो क़याम करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में आज उनके ऑनर में स्टेट बैंक्वेट है, जिसमें हमने कुछ फ़नकारों को भी दावत दी है, मिली नगमे होंगे और अरशद साहब को एक वार्म वेलकम जो है इस्लामाबाद में दिया जाएगा। और उनके हमरा हमने इनवाइट किया है उनके वालदैन को भी, उनके कोच को भी। तो आज जब वो मुल्तान से खसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनकी फ़ैमिली उनके साथ होगी, उनकी बेगम, उनके बच्चे उनके साथ होंगे, उनके वालदैन, उनके कोच उनके साथ होंगे, और उनको वीवीआईपी स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जाएगा और एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा और स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये बहुत हकीर कोशिश है जो हम कर सकते हैं एक इतने बड़े स्टार के लिए, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे पाकिस्तान का झंडा जब पेरिस में बुलंद किया तो आप देखें कि पाकिस्तान का तराना वहाँ पे बजा और 3 झंडे थे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है। तो सब हिलाली परचम जो था सबसे ऊपर था, क्योंकि अरशद की जैवलिन थ्रो सबसे आगे गई थी 92.97 पे। तो ये रिकॉर्ड टूटना ओलंपिक्स का, और इस रिकॉर्ड का इंशाल्लाह ताला कायम रहना आगे फ्यूचर में, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इससे काफ़ी कम था। तो ये 92.97 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम समझते हैं कि ये लाखों नौजवानों को पाकिस्तान में इससे हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि एथलेटिक्स की फील्ड में डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पट है, लॉन्ग जंप है, स्विमिंग है, ये सारी चीज़ें हम खुद करते रहे हैं कॉलेज में, और रेसलिंग है, बाकी स्पोर्ट्स हैं। तो ये अरशद की स्टोरी
लाखों नौजवानों के लिए मशअल राह है। और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हमने हिदायत की है कि इस पर एक अरशद की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म भी बननी चाहिए, एक टेली फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, एक बायोपिक बननी चाहिए, जिसके अंदर वो पूरी स्ट्रगल दिखाएं कि मियाँ चन्नू के उस देहात में से, उस कस्बे में से एक नौजवान निकला जिसने जब अपनी पहली जैवलिन थ्रो की तो उसने लोकल वहाँ पे मियाँ चन्नू से वो जैवलिन बनवाया। और वो जो नेज़ा बनाते हैं लोग देहातों में मौजूद होते हैं, तो वो नेज़ा बनवाया। और पहली जैवलिन थ्रो करने के लिए अरशद के पास जूते नहीं थे, उसके कोच ने कहीं से जूते सेकंड हैंड लिए, पुराने जूते पहन के वो रन अप लेके उन्होंने वो थ्रो किया। तो ये इन हालात से गुजर के पेरिस के स्टेडियम के अंदर सबसे ज़ाली परचम बुलंद करना, और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, हमारा सबका जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और जो कल 14 अगस्त की तकरीब है, जो मरकज़ी तकरीब होती है वफाकी हुकूमत की, जिसमें परचम कुशाई की जाती है, वज़ीर आज़म और अरशद नदीम मिल के कल परचम कुशाई करेंगे। और ये भी एक एज़ाज़ है कि हमारे नेशनल हीरो कल मरकज़ी तकरीब में मौजूद होंगे और वो परचम कुशाई जो है वज़ीर आज़म के साथ मिल के करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, एक खुशखबरी है, खुशी है पाकिस्तानी कौम को, और पूरी कौम ने इसको जिस तरह सेलिब्रेट किया है। देखिए, हम पाकिस्तानी बड़ी रिजिलियंट कौम है। दो चीज़ें हमारे में मुनफरिद हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई सैलाब, जलजला, कुदरती आफत आए, हम इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तान में होती है, कोई और मुल्क इतनी चैरिटी नहीं करता जितनी पाकिस्तानी करते हैं। और दूसरा, हमें सेलिब्रेट बहुत करना आता है, जब ऐसे मौक़ों पे खुशी के मौके होते हैं हम यकजा हो जाते हैं, हम मिल बैठते हैं। कुछ लोगों ने इसमें भी मनफी रंग भरने की कोशिश की, उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि इस मनफी सोच से निकलें। जो हर चीज़ में एक मनफी सवाल किया जाता है, मनफी सोच की अक्कासी की जाती है, और सोशल मीडिया पे इस हवाले से भी बातें की जाती हैं। आप छोड़ दें इस बात को, सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान का परचम वहाँ पे बुलंद हुआ, और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये हमारा हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद है। वज़ीर आज़म साहब पहले ही मुबारक दे चुके, और आपने देखा जो हीरोज़ वेलकम मिला आज इस्लामाबाद में भी, और वज़ीर आला साहिबा जिस तरह मियाँ चन्नू गई, उन्होंने जो ऑनर किया उनको, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही काबिल तहसीन स्टेप था। और घर जा के ना सिर्फ वेलकम करना बल्कि एजाज़ात वहाँ पे देना, तो ये बहुत अच्छी काविश है। और आज इस्लामाबाद में भी इंशाअल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम होगा, और उनके शायान शान यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब का जो इशाइया होगा वो हम कल बराह रास्त उसको एज़ लाइव जो है वो रिकॉर्डेड उसका हम वर्जन चलाएँगे 14 अगस्त को, ताकि आप पूरी कौम देख सके कि एक हीरो को कैसे वेलकम किया जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते थे। आज रात 12 बजे पाकिस्तान की जो वीज़ा पॉलिसी है वो लॉन्च होने जा रही है, और 126 ममालिक दुनिया के, उनके लिए वीज़ा फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई है। और वीज़ा फ़ीस के अलावा वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारे मुल्क में टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, वो बड़ा हैरान होते हैं कि पाकिस्तान के पास मोटरवे भी है, पाकिस्तान के पास इतना साफ़ सुथराई है, एक खूबसूरत कैपिटल है जिसमें मरगला हिल्स हैं, तो वो बड़ी अच्छी यादें लेके जाते हैं पाकिस्तान की। तो अब किया ये है कि एक सिंपल फॉर्म है जो इन 126 ममालिक के लोगों को फिल करना होगा। ये 10 मिनट का प्रोसेस होगा, और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे वो वीज़ा उनके फ़ोन पे इशू हो जाएगा, और वही फ़ोन पे वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा और रिन्यूएबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। ये छोटा सा फॉर्म है, ये पहले इसमें तकरीबन कुछ 60-70 फील्ड्स होती थी, अब ये 30 फील्ड्स हैं, 30 क्वेश्चन हैं जिसका आपने आंसर देना है। ये मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। 30 क्वेश्चन हैं जिसका आप आंसर देंगे, और वीज़ा उसी वक्त इन 126 ममालिक के लोगों को इशू हो जाएगा, और इशू होने के बाद वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद रिन्यूएबल होगा। इसके साथ साथ कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फ़ीस, और 10 मिनट के अंदर वीज़ा जारी। जो एम्बेसीज़ के, हाई कमीशन के चक्कर लगाने पड़ते थे, सिफारिशें करवानी पड़ती थी लोगों को पाकिस्तान आने के लिए। हमारा मुल्क खूबसूरत है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, और ये देखने के काबिल है, और हम चाहते हैं कि बाहर के लोग आके देखें और पाकिस्तान की तारीफ़ करें। हमारे पास K2 का पहाड़ है, हमारे पास इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ भी हैं, वादियाँ भी हैं, सहरा भी हैं, समंदर भी हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। तो ये
हमें दुनिया के लिए ये मुश्किल नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए तो उनको इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़े। और ख़ुसूसी तौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल है। गल्फ़ कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ पासपोर्ट पकड़ना है और वो पासपोर्ट लेके जब पाकिस्तान आएंगे तो वहीं पे उनका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। है जो कि इसको 14 अगस्त को लॉन्च किया जाए, इसमें रिलीजियस टूरिज्म भी शामिल है। जो सिख यात्री आएंगे उनके लिए भी ये सहूलत जो है वो दी गई है। और टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए पाकिस्तान इज़ नाउ ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड। हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं दुनिया के लिए कि आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की खूबसूरती देखें। और हम आपके लिए आसान बनाना चाहते हैं कि जब आप पाकिस्तान आएँ तो आपके लिए एक सिंप्लीफाइड वो प्रोसेस हो। हमने इसका बाकायदा एक ई वीज़ा पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब ने इशू की और उसके तहत ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको बयान किए हैं, ये सारे प्रोसेस जो हैं ये आज रात 12 बजे से इन पे ये नाफिज़ुल अमल होंगे और ये बाकायदा तौर पे इन पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। और तमाम जो 126 ममालिक हैं, जो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है इन मुल्कों की, तो ये उनके लिए ये काम आसान कर दिया गया है। ये लिस्ट भी आपसे इन ममालिक की हम शेयर कर लेते हैं, अभी ये डाल देंगे जी ग्रुप में, ये दोनों चीज़ें डाल दें। तो ये एक मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब का अपना इनिशिएटिव था और उन्होंने बैठ के काबीना में ये फ़ैसला किया कि हमने इसको करना है। इसके साथ साथ हम एक यौम आज़ादी की तरफ आते हैं। पूरे मुल्क में यौम आज़ादी बनाया जा रहा है। मेरी अभी सिंध में बात हुई, गवर्नर सिंध एक बहुत बड़ा कल शो कर रहे हैं, गवर्नर KP कल मेरी बात हुई, वो कर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला साहिबा कर रही हैं, बलूचिस्तान में वज़ीर आला साहब कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, म्यूज़िकल इवनिंग्स होने जा रही हैं, सेलिब्रेशन होने जा रही है। तो वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर हमने इस्लामाबाद F9 पार्क में भी एक बहुत बड़े इवेंट का एहतमाम किया। आज रात कॉन्सर्ट भी है, आतिशबाजी भी की जाएगी, मगर कल हम एक मुनफरिद काम करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान का पहला ड्रोन शो जो है वो हम करने जा रहे हैं। 500 ड्रोन आपको F9 आसमान पे नज़र आएगा, जिससे कायद आज़म की तस्वीर, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का परचम बनाया जाएगा। मैं तमाम मीडिया को भी इनवाइट करता हूँ और ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फंक्शन है। मुझ समेत किसी सियासतदान की आपको वहाँ तस्वीर नज़र नहीं आएगी। हमने उसको बिल्कुल एक पब्लिक इवेंट रखा है, पॉलिटिक्स फ्री रखा है। सिर्फ पाकिस्तान का परचम होगा। किसी वज़ीर की, वज़ीर आज़म की, किसी पॉलिटिकल लीडर का हमने वहाँ पे कहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान का परचम उससे नज़र आए। और ये ड्रोन शो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है। ये 500 ड्रोन पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और ये इंशाल्लाह ताला आपको कल रात F9 पार्क में नज़र आएंगे। और हमने फैमिलीज़ के लिए वहाँ फेस्टिविटी का एहतमाम किया है, म्यूज़िकल शो है, बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आज और कल 4 बजे ऑनवर्ड्स F9 पार्क इस्लामाबाद में शुरू होंगी। और ये सिंक्रोनाइज़ किया है कि कराची में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इसके साथ शामिल हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो 77 साल हो गए हमारी आज़ादी को, इसको सेलिब्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए और अरशद नदीम की जीत की भी खुशी इसमें मनानी चाहिए। और ये वीज़ा फ्री किया है, इसकी भी खुशी शामिल है। वज़ीर आज़म साहब कुछ दिनों बाद होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा का भी ऐलान करेंगे, जिसमें मेजर इकनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी का मैसेज है, ये खुशी का मैसेज है, ये पाकिस्तान का मैसेज है कि नफ़रतों को दूर करें, आपस में मिल बैठें और इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें। तो बस अब सवाल लेंगे जी। मैंने अरशद नदीम को एयरपोर्ट रिसीव करने जाना है जी। बीपर साहिबा। नरीन जवाद साहब जी हो जाए। सयाहों के लिए ट्रैवलिंग आसान करना ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मकाम हैं, तारीखी, मजहबी, इसके अलावा जो हमारी खूबसूरत है, सब कुछ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन लोगों की, इन सयाहों की सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली। ये आप लोगों की पॉलिसी में कोई पाइपलाइन में है। पिछले दिनों बहुत अहम सवाल है। जर्मन सयाह को लूटा गया, लेकिन अगले दिन बहुत खुशी हुई हमें पढ़ के कि सब कुछ उससे चोरों से बरामद करवा के उसके हवाले कर दिया गया। दिस इज वेरी गुड। लेकिन इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का क्या कहना है? ये बहुत अहम सवाल है आपका। इस हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों को सेक्रेटरी इंटीरियर को ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि ये जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो इनको वेलकम दिया जाएगा, बाकायदा एक डेस्क कायम किया जाएगा और सिक्योरिटी
वाले इदारों को बताया जाएगा कि ये टूरिस्ट यहाँ पे आया है और ये इसका इरादा है, यहाँ यहाँ इसने जाना है। उस हवाले से लोकल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। और ये देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान बिल्कुल इट्स अ सेफ़ डेस्टिनेशन, सेफ़ लोकेशन, और वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो सयाहों की सिक्योरिटी है उसके बड़े अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में हर साल हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। आप कभी इस्लामाबाद से स्कर्दू या गिलगित की फ़्लाइट लें, आपको पाकिस्तानी कम नज़र आएंगे, उसमें गैर मुल्की ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम हैं। चीफ सेक्रेटरी से IG को भी ऑन बोर्ड लिया गया है सारे मनसूबे के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी इंतजाम में बेहतरी देखने में आएगी। पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म के हवाले से जितने भी होटल हैं, एक सस्ती किस्म की उनको रिहायश भी देनी होती है, तो वो सारे बंद पड़े हैं। जैसे दिल्ली में फ्लैशमैन बंद पड़ा होगा, ये एक मिसाल है। इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? देखिए, हम ये समझते हैं कि हमने जब सऊदी अरेबिया भी गए, UAE गए, बाकी ममालिक में गए, तो उनको हमने प्रपोजल्स ये पेश किए। फॉर एग्ज़ाम्पल KPK के अंदर हमने उनको टूरिस्ट साइट्स बताई कि जहाँ पे ठंडियानी है, बाकी इलाके हैं जहाँ पे होटल्स खोले जा सकते हैं। इस्लामाबाद में होटल्स की कमी है, उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं कि 1-2 नए होटल्स इस्लामाबाद में भी बनने चाहिए। और देखें, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म सेक्टर ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी अफोर्डेबल और सस्ती होटलें आपको वहाँ पे मिल जाती है। अताबाद लेक के ऊपर होटल्स मौजूद हैं। तो इसके लिए टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और सयाहों के लिए अच्छी, मेयारी, अफोर्डेबल जो एक अकोमोडेशन है उसको इनकरेज किया जाएगा। और हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनकरेज करना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी इसमें एवेन्यूज़ ओपन हैं और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। साहब, ये वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा की जो फैसिलिटी है, इसको कौन डिनाई कर सकता है कि ये वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन यह है कि जो बाहर के टूरिस्ट पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर कुछ लोगों को देखेंगे जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जो डिसरप्ट कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, जो डिसरप्ट कर रहे हैं ऑर्डर को, जो सोसाइटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जो टूरिस्ट हैं डेफिनेटली वो चाहेंगे कि यहाँ पर पीस हो, सुकून हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे, कब तक, ये बात की गारंटी चाहिए कि कब तक वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे और उसके बाद एक सुकून का माहौल, वो पाकिस्तान जो विजुअलाइज किया जा रहा है, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं चाहता था कि आज मुकम्मल तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुस्बत रहे, मगर वो कई दफ़ा एक आधा मनफी पहलू जो है उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है। देखिए बात ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये ज़बान से लफ्ज़ अदा कैसे हो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर जिन खातून ने ये कहा था उनको वीज़े के बगैर श्रीनगर भेज देते हैं ना, जाएं, जाके 4 दिन गुजार के आएँ और वहाँ पे कहें कि मैं आई हूँ क्योंकि वहाँ खान नहीं था तो पाकिस्तान नहीं था, मैं इधर आ गई हूँ। 4 दिन निकाल के दिखा दें, वहाँ पे लग समझ जाएगी। तो ये इन लोगों का काम इंतशार फैलाना है। इवन अरशद अजीम वाले मामले को उन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, एक ऐसा मामला जो कंट्रोवर्शियल हो नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ वीलॉगर साहब लगे हुए हैं, अरशद ने इस फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म का शुक्रिया क्यों अदा किया। भाई तुम मामे लगते हो, तुम हो कौन? मतलब डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, ट्रेनिंग तुम्हारी कोई नहीं हुई, सेमिनार्स वर्कशॉप तुमने अटेंड क्यों नहीं किया, बस ये उठा लिया और कहा जी फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म का अरशद ने शुक्रिया क्यों किया। ओ भाई, वो गोल्ड मेडल जीत के आया पेरिस में, आप अभी घर से नहीं निकले, मोहल्ले में अब आपको 4 लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सलाम दुआ बढ़ाएं, बाहर निकले, लोगों से मिले। सवाल अरशद नदीम पे हो रहा है जी कि उसने क्यों नाम ले लिया। भाई आपके व्यूज़ ठीक है 100 से 200 हो जाएंगे, पप्पू, टीपू, पिंकू सब आपको लाइक कर देंगे उसके ऊपर, मगर कोई मेहरबानी करें, मुल्क के हाल पे रहम करें। ये लाइक से और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो एक रेस लग गई है कि थंबनेल सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल किसने लगाना है, आपकी कोशिश होगी कि आपका थंबनेल ऐसा लगे कि उस पर इतने क्लिक्स अंदर होता कुछ नहीं है। मैं भी कई थंबनेल खोलता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या निकलेगा, होता कुछ भी नहीं है। तो ये जो थंबनेल्स की रेस है ना, कि मेरा थंबनेल सनसनीखेज होना चाहिए, साले जाफिर साहब का थंबनेल जो है वो सनाउल्लाह साहब से बड़ा होना चाहिए,
तो इस कोशिश में मुल्क का बहुत नुकसान हो जाता है। सवाल ये है, ये लोग जो यूट्यूब पर या ये लोग जो ये टेलीफोन को मोबाइल को लेकर शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान की यही तय करते हैं, क्या इनका कोई माँ बाप नहीं है? देखें, क्या इनका कोई बहन भाई नहीं जो उनको समझा देखें आप लोगों की ट्रेनिंग, मैं आपके ज़माने की बात करता हूँ, अखबारात थे ना, एडिटोरियल कंट्रोल था। आप लोगों की ट्रेनिंग निज़ामी साहब ने की, मीर खलील रहमान ने की, उनके नीचे पूरी एक टीम थी, ये पूरे इंस्टीट्यूशन थे। और बिल्कुल इदारों के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, इदारे की भी पॉलिसी होती है, मगर कभी पाकिस्तान पे हर्फ नहीं आने देते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बनाया था जो वो थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है, ट्रेनिंग हम लेते हैं इन ऐसे लोगों से जिनकी अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। तो देखिए, ये किसी ना किसी वक्त ना हमें एक बात पे ये तहैया करना पड़ेगा कि झूठ, बहतान, इल्ज़ाम, साजिश, मुल्क के ख़िलाफ़ बयानियाँ, इसको छोड़ना होगा, वरना देखें ये मुल्क जो है इसने तरक्की करनी है और ये करेगा। अगर ये लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये पीछे रह जाएंगे। ये बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगी ट्रेन, और ये पीछे देखते रह जाएंगे कि हम इस ट्रेन पे चढ़े होते तो हम भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते थे। जी सनाउल्लाह साहब, आप जनरल फैज पे सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या शायद मैं पहले प्रीएम्प्ट कर दूं। अच्छा चलें, करें। अच्छा और वो एक सिविल केस में जो उन्होंने सोसाइटी पर रेड किया उसका जिक्र है जी। तो कैसे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो और वो इससे लड़ रह सकती है? आपका स्टेट क्या है, आपका कोई व्यू पॉइंट है क्या? बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा आपने कहा वज़ीर आज़म जो है होम ग्राउंड एक इकोनॉमिक प्लान लेके आ रहे, जो इतलात में है स्टीफन डैकन, हाँ जी, उन्होंने उनसे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा प्लान तैयार किया है। तो क्या वही प्लान होगा? क्या वो समझते हैं कि ब्रिटेन में बैठ के एक गैर मुल्की पाकिस्तान की इकानमी से मुतालिक कोई ऐसा प्लान दे सकता है जिससे हमारी इकानमी बेहतर हो? देखिए, बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हार्वर्ड है, येल है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। हार्वर्ड की डिग्री लेने वाले पाकिस्तान में आके फ़ख्र क्यों करते हैं, या ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेने वाले हम क्यों कहते हैं इसने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली? क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस में अच्छा नॉलेज इंपार्ट किया जाता है। हम हार्वर्ड ग्रेजुएट को ये नहीं कहते कि तुम पाकिस्तान आ गए हो, अच्छा तुम्हारा क्या ताल्लुक है पाकिस्तान, तुम तो हार्वर्ड की डिग्री है। मकसद ये है कि उन आइडियाज़ को और उस माहिराना तहकीक को, रिसर्च को हम अपने लोकल इकोनॉमिक सिस्टम से कैसे लिंक कर सकते हैं। और हमारा लोकल सिस्टम उन्होंने स्टडी किया है। वो ये नहीं था कि स्टीफन डर्कन आए और उन्होंने बस बैठ के चले गए। वो महकमों में गए, वो डिविजन्स में गए, वो मिनिस्ट्रीज़ में गए, उन्होंने सिस्टम स्टडी किए, उन्होंने चीज़ों को समझा। तो उनकी एडवाइस शामिल होगी, नो डाउट, बट इट्स अ होम ग्रोन एजेंडा और वो बिल्कुल होम ग्रोन होगा। दूसरी बात यह कि कल ISPR की बड़ी वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज़ थी, मैं माज़रत चाहता हूँ, उसमें उन्होंने टॉप सिटी का जिक्र किया। देखिए, पाक फ़ौज का इदारा दुनिया में बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार क्यों होता है? इसलिए होता है कि उधर किसी ओहदे पे पहुंचने के लिए एक मेरिट का सिस्टम है, उसको वायलेट कोई नहीं कर सकता, और एक मेरिट के सिस्टम के तहत ही वो चलता है। और अगर कोई टॉप ओहदे तक भी पहुंचता है, उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो अनब्लेमिश्ड है, उस पर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कई महीनों पर मुहित लगता है ये इन्वेस्टिगेशन थी, और जो एंड पे उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वायलेशन की गई है कानून की, इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद लगता ये है, ये मेरी इतला नहीं है, ये क्यास है कि शायद कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है पोस्ट रिटायरमेंट भी, जिस बुनियाद पे ये फैसला किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त सिमत में एक कदम था, और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो पाक फ़ौज की है उसके तहत ये लिया गया एक डिसीजन है, और उनके पास बहुत क्रेडिबल एविडेंस इसका मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी उस्मान साहब, आखिरी सवाल जी। सवाल ये है कि 32 साल पहले कौम का एक हीरो जो है वो कप लेके पाकिस्तान आया, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, बहुत बड़ा वेलकम किया गया, दिलो जान जो है उसके ऊपर लुटा दी गई, हॉस्पिटल बनाने के लिए भी चंदा भी दिया गया, जमीन भी दी गई।
आज उन्हीं के छोटे भाई वजीर आजम है और एक और जो हीरो है कौम का वो पाकिस्तान आ रहा है। दोनों का फर्क कितना है मुस्तकबाल में, उनकी जीत में, उनके किरदार में, और आइंदा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं किसी वक्त ये भी सियासत में आ सकते हैं। अरशद नदीम ने आते ही एयरपोर्ट पे उससे सवाल किया, पीटीवी के हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ना सियासत में आने का इरादा है, ना मैं सियासत करना चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि जिस तरीके से अरशद नदीम एक डाउन टू अर्थ स्पोर्ट्समैन है, सेल्फ मेड हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने देखें अभी भी उन्होंने मैं नहीं किया, वरना कई लोगों को आदत होती है, हम सियासतदान है ना, हम मैं करते हैं। उसने मैं नहीं किया, उसने कहा मेरा कोच, मेरे वालिदैन, मेरा वज़ीर आज़म, मेरा स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। उसने इतनी बड़ा रुतबा हासिल करने के बाद भी तमाम लोगों का जिक्र किया, वरना आपको मैं वाली तकरीर तो याद होगी। थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।